कुरुक्षेत्र का प्रकाश द्वापर में हुआ, अयोध्या का प्रकाश त्रेता में हुआ। इस भारतवर्ष के अनंत तीर्थ हैं। फिर उसके बाद कलयुग में आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, चारों धाम आपके द्वारा जगत में स्थापित करके प्रकाशित हुए। ये सब कथाएं बचपन से हम सुने हैं, पर भविष्य में एक बात गर्व के साथ कह सकेंगे कि जब इस धरती के ऊपर बागेश्वर धाम का प्रकाश हुआ तब हम जीवित थे महाराज। और तीर्थों के प्रकाश का हमने श्रवण किया है, पर इसको तीर्थ बनते, तीर्थ बुनते और तीर्थ विकसित होते इस दास ने अपनी आंखों से देखा है। तब तो कहने में कबीर के शब्दों में आनंद आता है, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। इतनी देर से बस यही दूध डालना था। सबसे बड़ी समस्या हमको जब मैं यहां आया, सरकार का स्नेह है और बहुत पुराना है, जब से जनता को पता होगा उससे भी पुराना है। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब हम यहां आए हमको बड़ी मुसीबत होती है। कई लोग कहते होंगे भाई ठीक है, मुसीबत तो यहां दूर होती है, आपको क्या मुसीबत हो गई? बोले सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जब हम आते हैं जगह ही पहचान में नहीं आती, कुछ न कुछ नया होता है महाराज। पिछले बरस आया तो जहां कथा हुई अब वहां प्रसाद पा रहे हैं लोग। फिर उसके बाद कुंभ के क्रम में यहां पहुंचा तो पता चला उधर नए भवन का निर्माण, वहां एक उधर हॉल में फिर सरकार के साथ बैठना हुआ। फिर होली के समय आया तो एक दूसरी जगह इसका निर्माण चला। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, राष्ट्रपति जी पधारी। इस बार आया तो नई जगह ही बैठने, एक ही क्षेत्र में इतने कथा पंडालों में दास ने पहली बारी कथा की हो। हर बार नयो बन जावे। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, जब दास को आने का अवसर मिले कुछ न कुछ ऐसे ही नया नया मिले महाराज। पुराना संसार होता है, साधु तो नित्य नया होता है महाराज। शहर पुराना होता जाता है, तीर्थ प्राचीन होता जाता है। अंतर है महाराज। पुराने में कुछ चीज वस्तु बहुत पुरानी हो जाए तो उसको शुद्ध करनी पड़ती है, साफ करनी पड़ती है। पुराने को शुद्ध की जरूरत पड़ती है, शुद्धि की जरूरत पड़ती है। पर प्राचीन उसे कहते हैं जिसे छूकर आप सिद्ध हो जाते हो। अंतर है महाराज। पुराना आकर्षण खत्म करता है, प्राचीन श्रद्धा का विकास करती है। अर्वाचीन ये भारत प्राचीन है महाराज, फिर भी नित्य नवीन है, ये उसकी शोभा है। पिछले वर्ष आप श्री की आज्ञा भई, कई बार पूर्व के कन्या विवाहों में और सब क्रमों में थोड़ी बहुत मेरी व्यस्तता और यत्किंचित आलस्य के कारण ही यहाँ के उत्सवों में वैसे तो आता रहा, पर उत्सव परिवेश में जब वंचित हुआ तब एक योजना बनी। और पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के दिव्य प्राकट्य पर जब दिव्य श्री बागेश्वर बालाजी के उस पत्थर का भी पूजन हुआ, तब दास के द्वारा त्रिदिवसीय आपकी आज्ञा से श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा शुरू करी। खूब आनंद हुआ। उसकी स्मृति, उसकी भाव, उसकी अनुभूति स्वर्णाक्षरों की तरह हृदय में उपस्थित है। मन में विचार हुआ, प्रयास तो था कि पूरा करें, पर कथा सदा पूरी ही होती है, कभी अधूरी नहीं हो सकती। कथा तो बहाना था, असली बात तो आपके साथ समय गुजारना था महाराज। फिर योजना बनी, इस वर्ष हनुमान जयंती के समय फिर से एक और हनुमान जयंती हुई कि श्री बागेश्वर बालाजी ग्राम से नगर तक पहुंच गए महाराज। ग्राम से नगर तक पहुंच गए। और हनुमान जी गांव से नगर जाने में बड़े निपुण हैं, इसलिए रघुनाथ ने उनको भेजा है महाराज वन से लंका दहन के लिए। महाराज मैंने ये नहीं कह रहा कि जहां पहुंचे वो लंका है, ये कहना उचित नहीं होगा। अब ये तो रहने वाले और करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। चलो लंका मान भी लो, अब ये तुम सोचो कि वहां रहने वाले रावण की तरह रहना चाहते या विभीषण की तरह रहना चाहते। हनुमान जी तो विभीषण के पास ही गए थे। और बंबई में हनुमान जयंती पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए। इस वर्ष जब बंबई जाने का अवसर मिलेगा तो मैं भी प्रार्थना करूंगा वहां जाकर दर्शन करने का लाभ मिलेगा महाराज, आनंद हो। और अभी अभी मुझे पता चला कि हनुमान जी तो परदेश में भी विराजमान होने शुरू हो गए हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, क्योंकि परदेश जाने में भी हनुमान जी निपुण है महाराज। राम जी पहले विदेश नहीं जाते, हनुमान जी को भेजते, जाओ महाराज देख के आओ ये कौन सी लंका में क्या झंझट है महाराज। हमें ऐसा लगा। पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर सरकार ने हमारी कथा की भेंट श्री हनुमान जी को करी।
और इस वर्ष हनुमान जी ने हमारी कथा का भेंट का प्रसाद श्री सरकार को उनके जन्मदिन पर प्रदान किया। आहा, तो हम तो ये कहेंगे पिछले वर्ष दास के माध्यम से आपने उनका जन्मदिन मनाया। गोसाई का काम ही ये होता है, दो के बीच में रहता है, और इस वर्ष दास के ऊपर कृपा करके वो आपका जन्मदिन मना रहे।